जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवारिक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम अध्याय 2 सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम विस्तृत प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि प्रश्न नंबर पहला है जिसका नाम व्याख्या करें। व्याख्या क्या है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया? भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो व्याख्या करनी इन चारों टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक अपना का नंबर का उपनिवेशों उपनिदेशों। देखो, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि देखो, पहला क्या था, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दमन और उत्पीड़न के साझा भाव ने विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से बांध दिया था। वियतनाम, बर्मा, चीन, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के कारण प्रारंभ हुई। उनका शोषण हुआ तभी ये प्रारंभ हुई। इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को संपूर्ण विश्व से हटा दिया। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के कारण हुआ। उपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए, उपनिवेशिक शासन का विरोध किया था, अपने देश के हितों के लिए सम्मिलित होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। अब आते हैं खा नंबर। तो खा नंबर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो अपन से पूछे कि मित्र राष्ट्र कौन से थे, तो आप कहेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र कौन से थे? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, फिर क्या था, जापान, हंगरी, जर्मनी, इटली, तुर्की के माध्यम प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार। पहला प्रभाव क्या? भारतीयों का विश्व से संपर्क। इस युद्ध से सैनिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तब वहां मिले अनुभवों को उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने ये भी जाना कि स्वतंत्रता, वातावरण तथा लोकतंत्री संगठन क्यों होते हैं, अतः वे ऐसी ही स्थिति भारत में भी विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने सोचा, भाई जब स्वतंत्र होकर हम लड़ सकते हैं तो अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं, हमें भी आज़ाद होना। तो मन में ये पनपा। फिर आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा कि युद्ध के कारण ब्रिटेन रक्षा व्यय बढ़ने लगा। इससे पूरा करने हेतु उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लिया। भाई अब ब्रिटेन लड़ रहा था तो रक्षा व्यय, उसका जो रक्षा था, मतलब जो सिक्योरिटी थी, आर्मी थी, उसका बजट बढ़ने लगा तो उसके पास कर्जा। तो कर्जा किससे लिया? उसने अमेरिका से कर्जा लिया। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क तथा अन्य टैक्स बढ़ा दिए गए। तो सीमा शुल्क बढ़ा दिया, टैक्स क्या करे, बढ़ा दिए। इस कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतें भी बढ़ जाने से भारतीयों की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। पहले तो खराब ही थी आर्थिक स्थिति, और भैया इसके कारण उनकी और स्थिति बढ़ गई, टैक्स के कारण। तो अतः आम जनता अंग्रेज शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो वो भी क्या गए, उनके खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए। फिर आता है सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों ने विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग हेतु खिलाफत आंदोलन आरंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के माध्यम लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों का जनाधार बढ़ा। फिर प्राकृतिक संकट। 1918 से 21 ईस्वी के मध्य भारत में सूखा, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिनमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी तथा सरकार इससे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी। इसी कारण भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी
जो हमारे क्रांतिकारी थे, गतिविधियों को रोकने हेतु डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक पूर्णतः दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने की बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगीं। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में रॉयल एक्ट का विरोध। 1918 में अंग्रेजी सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने हेतु कानून बनाया था। इस समिति ने 2 कानून बनाए, जिनके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने हेतु असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था कि सरकार राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों ने इस काला कानून की संज्ञा दी, इसको क्या कहा, काला कानून कहा, तथा इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन किए। गांधी जी ने भी इस विरोध में आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। उनका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चौरा नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। उसको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो सत्याग्रह का मूल अर्थ सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने हेतु आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, अपितु सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बदले सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अब क्वेश्चन आता है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए चोरा चोरी कांड पर और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। तो बात करते हैं पहले चोरा चोरी कांड पर। तो चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा के निकट जिला गोरखपुर का एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना घटी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ उपद्रवियों की एक अनियंत्रित भीड़ की एक पुलिस थाने की पुलिस अधिकारियों से झड़प हो गई, जिसमें गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिस अफसरों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। क्योंकि यह घटना चोरी चोरा नामक स्थान पर घटित हुई, इसीलिए घटना चोरा चोरी कांड के नाम से जाने लगी। गांधी जी इस घटना से क्षुब्ध हो गए। वे चाहते थे कि असहयोग आंदोलन बिना हिंसा के होना चाहिए, जबकि चोरा चोरी में हिंसा हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का त्यौहार था। उस दिन जनरल ओ डायर ने माइकल ओ डायर का आदेश मानते हुए निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस घटना की शुरुआत काला कानून रॉयल एक्ट के विरोध में जनसभा की गई थी। मतलब रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे ना, तो उसमें जनसभा हुई थी। तो इस कानून की तहत डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे शहर में सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों ने सोचा कि इस प्रकार की जनसभाओं का दमन करना अति आवश्यक है, अन्यथा भारत का शासन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो इसी सोच के आधार पर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो जनरल डायर ने मैदान के 3 तरफ के रास्ते बंद कर दिए और एक मुख्य गेट के सामने से अपनी सैन्य टुकड़ी का सहायता से निहत्थी भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवा दी थी।
यही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने कितना संघर्ष और कितने बलिदान दिए हैं। हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, हमें आज़ादी हमारे क्रांतिकारियों और हमारे जो वीर हैं उनके बलिदान की वजह से मिली है। तो ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है, हमने खून देकर ये आज़ादी मिली है। तो हमें अपनी आज़ादी को बरकरार करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो यहीं तक आपसे कहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।